स्वागत है आप सभी का डेस्टिनेशन आईएएस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके बीच हम लोग उपस्थित हुए हैं यूपीएस को लेके, यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम। इस बात का अंदेशा कहीं ना कहीं लग चुका था हम लोग जैसे ही बजट 2024-25 को देख रहे थे, क्योंकि अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा हो तो 2024-25 के बजट के स्पीच के दौरान माननीय वित्त मंत्री ने स्पेसिफिकली कहा था कि एनपीएस को लेके जो दिक्कतें आ रही हैं उसका सॉल्यूशन हम लोग जल्द ही निकालने वाले हैं। और उसका जो परिणाम हम लोग को दिख रहा है वो यूपीएस के रूप में दिख रहा है। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कंफ्यूजन्स हैं। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको यूपीएस से संबंधित कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो टीवी सोमनाथन समिति के रिकमेंडेशन पर लागू किया जा रहा है। तो ये कमिटी ने जो सजेशंस दिए हैं उसी के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग यूपीएस के बारे में उतनी ही जानकारी रख रहे हैं जितना सरकार ने अभी मीडिया हाउसेस को ब्रीफ करते समय बताया है। बाकी कुछ और क्लैरिटी आएगी जब हमारे सामने 25-26 का बजट प्रस्तुत किया जाएगा। तो फिलहाल जितनी जानकारियां हमारे बीच में उपलब्ध है उन्हीं को हम लोग देखते चलते हैं। जैसे कि इसका जो लॉन्चिंग डेट रहा वो है 24 अगस्त 2024, लेकिन ये लागू कब से होने वाला है? ये लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से। यानी कि जो भी बातें होंगी कि 1 अप्रैल 2025 के बाद ही ये सारी चीजें लागू होंगी। तो जाहिर सी बात है कि 1 अप्रैल 2025 से जो लागू होगी उसकी बातें हम लोग को ज्यादा क्लियरली पता चलेगी 2025-26 के बजट में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली फरवरी फर्स्ट वीक में प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आखिर इसका नाम यूपीएस क्यों रखा गया है, यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्यों रखा गया है? तो कारण यह है कि 2004 से पहले चला करता था जो पेंशन स्कीम, जिसे कि आज हम लोग ओपीएस या ओल्ड पेंशन स्कीम के नाम से जानते हैं। और 2004 या टू बी मोर प्रिसाइज जनवरी 2004 से जो पेंशन स्कीम लागू हुआ, जिसको कि नेशनल पेंशन स्कीम कहा जाता है, लेकिन हम लोग जनरली इसे न्यू पेंशन स्कीम भी कहते हैं। इन दोनों के मिश्रण के रूप में उत्पन्न हुआ है यूपीएस, तो इसीलिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम इसे कहते हैं। तो आखिर ओपीएस के कौन से गुण लिए गए, एनपीएस के कौन से गुण लिए गए, ये देख लेते हैं। ओपीएस में क्या होता था कि जो पेंशन पाने वाले पेंशनधारी हैं उनको पेंशन पाने के लिए किसी प्रकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करना पड़ता था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद एक अश्योर्ड पेंशन उनको मिलता था, यानी एक मिनिमम अमाउंट होता था जो उनको दिया ही दिया जाता था। इसके विपरीत एनपीएस में क्या होता था कि अगर आपको पेंशन प्राप्त करना है तो आपको अपने तरफ से कुछ योगदान करना होगा, उसके एवज में सरकार भी कुछ योगदान करेगी और उस योगदान के बदले में आपको पेंशन दिया जाएगा। लेकिन उस पेंशन का जो रकम होता था वो अश्योर्ड नहीं होता था, यानी कि आपको कितना पेंशन मिलेगा वो अमाउंट स्पेसिफाइड नहीं होता था। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में क्या किया गया है कि ओपीएस के तरह आपका जो पेंशन का जो अमाउंट है वो अश्योर किया गया है, लेकिन एनपीएस की तहत कहा गया है कि इसमें आपको पेंशन पाने के लिए अपने सैलरी का एक भाग आपको कंट्रीब्यूट करना होगा। वो कंट्रीब्यूशन क्या होगा भाई? तो आपको अपने बेसिक सैलरी और डीए का 10% देना होगा। यानी कि अगर 100 रुपए की आपकी बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलावेंस यानी महंगाई भत्ता है तो आपको 10 रुपए कंट्रीब्यूट करने होंगे एनपीएस में। और उसके एवज में सरकार क्या करेगी कि 14% जो कि आपके बेसिक सैलरी और डीए के बराबर का होगा उसे सरकार आपको आपके नाम पे इन्वेस्ट करेगी। एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट जब आप 60 साल के हो जाओगे तो इस अमाउंट का 60% एज अ लमसम आपको पे कर दिया जाएगा और 40% धनराशि को क्या किया जाएगा कि अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट किया जाएगा म्यूचुअल फंड की तरह। और जैसे म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले भुगतान पाते हैं पर मंथ, उसी प्रकार आप भुगतान पाओगे। अब जो भुगतान आप प्राप्त करोगे तो इसके लिए आप फंड मैनेजर चुन सकते हो और सरकार ने 9 फंड मैनेजर्स का नाम दे रखा है, जिसमें कि एसबीआई है, एलआईसी है, यूटीआई यानी कि यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया है,
HDFC है, ICICI है, कोटक महिंद्रा है, आदित्य बिरला है, टाटा है और मैक्स है। तो ये सारी कंपनियां हैं जिसमें से आप चुन सकते हो कि भाई आपके पैसे को मार्केट में जो निवेश किया जाएगा वो निवेश कौन सी कंपनी द्वारा किया जाए, यानी आपका फंड मैनेजर कौन सा होगा। लेकिन ये पूरी तस्वीर चेंज होने वाली है। अब लोग यूपीएस में आएंगे, तो यूपीएस में जब आ जाएंगे तो यूपीएस में का जो लाभ पाएंगे वो 23 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होंगे, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज होंगे। एक सरकार ने एक आंकड़ा और दिया है जिसमें सरकार ने कहा है कि अगर राज्य सरकार के भी कर्मचारियों को इनमें जोड़ दिया जाए, जहां पे राज्य सरकारों के लिए भी ये ऑप्शन रखा गया है, तो जो कुल लाभार्थी होने वाले हैं उनकी संख्या 90 लाख होने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको और देखते हैं। अभी क्या हुआ कि कुछ राज्य ऑलरेडी एनपीएस के जगह पे ओपीएस लेके आ गए थे अपने कर्मचारियों के लिए। वो कौन कौन से राज्य थे? वो राज्य थे राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। यानी कि कुछ राज्य जो हैं ऑलरेडी अपने कर्मचारियों को बोल रहे थे कि बिना कंट्रीब्यूशन के आपको एक निश्चित पेंशन हम आपको रिटायरमेंट के बाद देंगे। लेकिन अब यहाँ पे हमारे मन में ये प्रश्न आना चाहिए कि भाई आखिर ओपीएस को बंद क्यों किया गया, एनपीएस को लाया क्यों गया? और जैसा कि हमने पिछले बार में देखा कि भाई ये जनवरी 2004 में आया था। इसे जनवरी 2004 में लॉन्च करने का कारण ये रहा कि 2003 में हमारे देश में एक बहुत महत्वपूर्ण एक्ट पारित किया गया जिसको हम लोग कहते हैं फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट या FRBM एक्ट। इस एक्ट में स्पेसिफिकली कहा गया था कि 2009 तक, यानी वित्तीय वर्ष 2009 तक हम लोगों को अपने रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटे को शून्य कर देना है। राजस्व घाटे को शून्य करने का मतलब क्या है कि सरकार को जितनी राजस्व प्राप्ति होगी उतना ही राजस्व व्यय होना चाहिए। हालांकि बहुत सारे कारण बने जिस कारण से FRBM एक्ट के टारगेट को हम लोग हर वर्ष उसको आगे की तरफ बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जब 2003 में ये एक्ट आया था तो सरकार ने इसको बड़े कठोरता के साथ लागू करने के हेतु 2004 में हमारे ओपीएस को बंद कर दिया था। तो इससे सरकार ने कहा था कि भाई हमारे जो राजस्व घाटे में होने वाली जो वृद्धि है उसको हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे, जो कि एक कारण था ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद करने का। क्योंकि एक तरीके से समझ के देखिए ना कि आप एक ऐसे भूतपूर्व कर्मचारी को आप वेतन दे रहे हो जो आपके लिए काम नहीं कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि सरकार उसको पेमेंट कहां से देगी? तो जो लोग कर्मचारी हमारे एग्जिस्टिंग हैं उनके हिस्से का पैसा काट के ही सरकार उनको देगी, या फिर सरकार अपने पॉकेट से पैसा देगी। और सरकार के पॉकेट में पैसे कहां से आते हैं भाई? तो हमारे आपके जैसे टैक्स पेयर के पैसे से आते हैं। तो सरकार का कहना था कि भाई टैक्स पेयर के पैसे से हम टैक्स पेयर को लाभ देंगे, हम वैसे लोगों को क्यों लाभ देंगे जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, और अगर उनको पेंशन पाना ही है तो उस पेंशन के लिए उनको खुद ही कंट्रीब्यूट करना होगा। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था कि 2004 में ओपीएस को बंद कर दिया गया था। लेकिन फिर भी कुछ राज्यों ने, या तो कह सकते हैं कि राजनीतिक कारणों से या जो ट्रेड यूनियंस थे उनके दबाव में आकर ओपीएस को फिर से लागू कर दिया था। खैर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जो पेंशन से कितना भार पड़ता है, पेंशन देने के लिए कितना भार पड़ता है, वो इस टेबल में आप देख सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर हम लोग 2023-24 में पेंशन देने के लिए जो धनराशि आवंटित की गई है वो है 2.3 लाख करोड़। वहीं राज्य सरकारों को और यूनियन टेरिटरीज की बात की जाए तो उनका है 5.2 लाख करोड़। अब इस अमाउंट को आप इस तरीके से समझिए कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश जो रेवेन्यू रिसिप्ट प्राप्त किए हैं, यानी राजस्व प्राप्ति जो पाए हैं, उसमें जो राजस्व व्यय करेंगे उस राजस्व व्यय का लगभग 12% सिर्फ और सिर्फ पेंशन देने में जाने वाला है 2023-24 में, याद गया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक आंकड़ा कि आखिर पेंशन के कारण सरकार के ऊपर कितना बोझ बढ़ा है, वो आंकड़ा आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 3,272 करोड़ हुआ करता था धनराशि 1990-91 में,
वही धनराशि 20-21 में बढ़ के हो गया 1,90,886 करोड़। एंड टू बी मोर प्रिसाइज, ये 58 टाइम्स बढ़ चुका है 2090 से 2020 के बीच में। इससे भयावह दृश्य अगर आपको देखना है तो आप राज्य सरकारों के आंकड़ों को देख सकते हैं। जो राज्य सरकारों की जो धन आवंटन की गई थी राज्य सरकारों ने पेंशन देने के लिए 1990-91 में, वो था 3,131 करोड़, जो कि बढ़ के हो चुका है 3,86,001 करोड़। और ये इस आंकड़े का 123 गुना वृद्धि है। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सरकार को एक बहुत बड़ी धनराशि आवंटित करनी पड़ रही थी अपने कुल आय के पेंशन के रूप में देने के लिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिस प्रकार से हेल्थ सुविधाएं बढ़ी हैं, तो अब कह सकते हो कि पेंशन पाने वाले जो लोग हैं वो अब काफी लंबे समय तक पेंशन पा रहे हैं। अब वो आज से 50 साल पहले वाली बात नहीं रही कि रिटायर करने के बाद आदमी 5 साल 10 साल मैक्सिमम पेंशन उठा पाता था। लेकिन स्थिति कहां तक बढ़ चुकी है आप देख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है कि यूपीएस में कहा जा रहा है कि सरकार के ऊपर भार तो पड़ेगा, लेकिन बहुत अधिक भार नहीं पड़ेगा। वो कैसे नहीं पड़ेगा और क्या क्या यूपीएस में मिलने वाला है, वो सारी चीजें हम लोग यहां पे देखेंगे। पहली बात तो ये कहा जा रहा है कि जिस वर्ष पेंशन धारक रिटायर करेगा, उस वर्ष के 12 महीने का, यानी उस पूरे वर्ष के औसत जो बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता रहेगा, औसत के 50% पेंशन आपको गारंटी के साथ प्राप्त होगा। हालांकि इसके कारण बहुत सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो ओल्ड पेंशन स्कीम होता था उसमें क्या होता था कि आपने जो लास्ट मंथ का जो सैलरी उठाया था उसका बेसिक प्लस उस महीने का जो डीए यानी डियरनेस अलाउंस होता था उसका बेसिक का 50% आपको मिलता था। नुकसान ये है कि अगर सपोज आप अपने रिटायरमेंट के लास्ट मंथ में प्रमोशन पाते हो और आपके सैलरी में वृद्धि होती है, तो आपका लाभ उस प्रकार नहीं हो पाएगा जो कि ओपीएस में हुआ करता था, वो यूपीएस में नहीं होगा। क्योंकि ओपीएस में अगर आप लास्ट मंथ में भी प्रमोट हो जाते थे तो उसका 50% मिलता था, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि पूरे साल का एवरेज लिया जाएगा। तो जाहिर सी बात है कि 1 महीना 2 महीना के कारण उस एवरेज में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होने वाला है। अगला चीज क्या कह रहा है कि ये जो 50% की गारंटेड आपको पेंशन तब प्राप्त होगी जब आप 25 वर्ष की नौकरी करोगे। अगर 25 वर्ष से कम की नौकरी रहती है तो उसी अनुपात में आपका ये 50% से डिडक्ट होते चला जाएगा आपका पेंशन। चलिए, वहीं पेंशन पाने के लिए आपको कम से कम 10 वर्ष नौकरी करनी होगी। पेंशन पाने के लिए 50% की बात यहां पे नहीं हो रही, यहां पे हो रहा है पेंशन पाने के लिए आपको कम से कम 10 वर्ष की सर्विस देनी होगी। उसके ऊपर आप जैसे जैसे बढ़ते जाओगे तो आप इस 50% के निकट आते जाओगे। लेकिन अगर आप कम से कम 10 साल अगर आप नौकरी करते हो तो आपको कम से कम 10,000 रुपए आपको पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। अगर पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो जो पेंशन धारक पे जो डिपेंडेंट है उसको पेंशन का 60% मिलेगा। यानी अगर लेट से अगर आपको 10,000 रुपए पेंशन प्राप्त होता है और ये पेंशन धारक उसकी मृत्यु हो जाती है, तो डिपेंडेंट जो रहेंगे यानी कि उसके परिवार वाले, उनको 6,000 रुपए सरकार मिनिमम पे करेगी। यहां पे ये सारी बातें की गई है। चलिए आगे देखते हैं। अब क्या है कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आपके खर्चे भी बढ़ेंगे और साथ ही साथ महंगाई भी बढ़ेगी। तो जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी तो आप भी चाहोगे कि भाई आपके जो पेंशन में उसी प्रकार से वृद्धि होती जाए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो महंगाई भत्ता काउंट होता है वो सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के इंडस्ट्रियल लेबरर के इंडेक्स से किया जाता है। ठीक इसी तरह से यूपीएस में भी जो आपका सीपीआई आईडब्ल्यू यानी इंडस्ट्रियल वर्कर का जो इंडेक्स होता है, जिस प्रकार उस इंडेक्स के अनुपात में आपको महंगाई भत्ता मिलता है, तो यहां पे भी वही होने वाला है। यानी कि महंगाई बढ़ने से आपकी पेंशन भी वृद्धि होती जाएगी।
चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या बातें की गई हैं। चलिए, यहाँ पे ग्रेचुइटी के अलावा एक लमसम पेमेंट की भी बात की गई। लमसम पेमेंट यानी एक मुश्त पेमेंट की बात की गई है। इस एक मुश्त पेमेंट को लेने से आपके जो पेंशन के अमाउंट में कोई कमी नहीं की जाएगी। ये पेंशन के अलावा आपको दिया जाएगा। इनफैक्ट ग्रेचुइटी के अलावा भी ये पैसा दिया जाएगा। ग्रेचुइटी क्या होता है कि आप जब रिटायर करते हो तो एक मुश्त पैसा आपको दिया जाता है आपके एम्प्लॉयर की तरफ से। ठीक, यहाँ पे भी आपको ग्रेचुइटी मिलेगी, उसके अलावा आपको एक मुश्त पैसा दिया जाएगा। वो एक मुश्त पैसा कैसे काउंट होगा भाई? तो जितने वर्ष आपने नौकरी की है उसमें जितने भी 6 महीने आते हैं, 6 महीने मतलब लेट्स से अगर हमने 10 साल काम किया तो 10 साल काम किया तो उसमें कितने 6 महीने आ गए? तो उसमें 20 6 महीने आए। तो उस 20 6 महीने का जो औसत होगा उसका 1/10 भाग आपको एक मुश्त भुगतान के रूप में सरकार देगी, जो यहां पे कही गई है। चलिए, इससे आपके जो पेंशन मिलती है उसमें कोई कमी नहीं आएगी। चलिए आगे देखते हैं। अब सरकार ने लोगों को ऑप्शन दिया, हालांकि ऑप्शन देना बेवकूफी है क्योंकि चॉइस इज वेरी क्लियर कि लोग एनपीएस को कहीं से भी ऑप्ट नहीं करने वाले, लेकिन सरकार ने फिर भी आपको एक ऑप्शन दिया है कि आप यूपीएस और एनपीएस के बीच में चुनाव कर सकते हैं कि आपको यूपीएस के आधार पे पेंशन चाहिए या फिर एनपीएस के आधार पे पेंशन चाहिए। लेकिन अगर आप एक बार यूपीएस में आ जाते हो तो आप एनपीएस को फिर से ऑप्ट नहीं कर पाओगे। फिर क्या कहा जा रहा है? यही बात कि एनपीएस में आपको किस तरह से पैसा मिलने वाला है, सॉरी यूपीएस में आपको कैसे पैसा मिलता था? लास्ट सैलरी का 50% मिलता था। चलिए, अब जो एनपीएस में आप पेंशन पाते हो उसके लिए आपको अपने बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस का 10% निवेश करना पड़ता है। ठीक, उसके बिहाफ में सरकार को आपके बेसिक सैलरी प्लस डीए का 14% निवेश करना पड़ता है। यहां पे सरकार ने कहा है कि हम अपने निवेश को 14% से बढ़ा के 18.5% करने वाले हैं, जबकि आपका योगदान जो 10% हुआ करता था वो 10% ही रहेगा, उसमें कोई वृद्धि होने वाली नहीं है। यानी अगर आप 10 रुपया दोगे तो सरकार आपके 10 रुपए के बिहाफ में 18.50 रुपए निवेश करेगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है सरकार के खर्चों में वृद्धि होने वाली है। ये खर्चे कैसे होने वाले हैं भाई? तो सरकार कह रही है कि पहले ही वर्ष जो हमारा खर्च होने वाला है यूपीएस लॉन्च करने के लिए वो है 6,250 करोड़ और 800 करोड़ खर्च होगा उन लोगों के लिए जो कि एनपीएस के दौरान रिटायर कर गए। एनपीएस के दौरान रिटायर किए तो जाहिर सी बात है कि हमने क्या कहा कि एनपीएस में मिलने वाली धनराशि आपको अश्योर्ड नहीं होता था कि आपके बेसिक सैलरी का 50% होगा। तो लेट्स से कि आप जो पेंशन पा रहे थे वो यूपीएस पे आने पे 50 रुपए होने वाली थी, लेकिन आपको मिल रहा था 40 ही रुपया एनपीएस के कारण। तो ये जो बीच का जो 10 रुपया का जो भुगतान है उस 10 रुपए के भुगतान के लिए सरकार ने अलग से 800 करोड़ का आवंटन या फिर 800 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया है। यानी कि सरकार के खर्चे बढ़ने वाले हैं यूपीएस के आने से। अब यहाँ पे कुछ क्लैरिटी नहीं है कुछ चीजों में। जैसे एक क्लैरिटी नहीं है, जैसे आप जो 10% निवेश करते थे एनपीएस के दौरान या फिर यूपीएस में भी 10% निवेश करोगे, उस 10% भुगतान के ऊपर आपको टैक्स में छूट मिलती थी। तो अभी भी क्या टैक्स में छूट मिलेगी? इसके बारे में सरकार ने अभी बहुत क्लियरली कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन आने वाले दिनों में जैसे जैसे और भी सरकार अपनी विज्ञप्तियां जारी करेगी या फिर जब बजट 2025-26 आएगा तो हमारे लिए सिनारियो और क्लियर होने वाला है। फिलहाल ओपीएस, एनपीएस और यूपीएस के बारे में जितनी जानकारी आपके एग्जाम और आपके खुद की जानकारी के लिए जरूरी थी वो सारी बातें इस वीडियो में हो चुकी है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है या फिर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और बाकी और जानकारी के लिए या फिर हमारे बैचेस और हमारे और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे बाकी के सोशल मीडिया हैंडल्स से जरूर संपर्क में रहें। चलिए फिर ऐसे ही किसी वीडियो के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।